हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात की। हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अलग लेक्चर किया, अलग डिस्कशन किया। हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अलग वीडियो डिस्कशन किया। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा मैंने अभी बोला, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड है। एक और बात जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और वो ये कि आप स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं एक एक एक्टिविटी को इन डिटेल, तो मैंने उसके सीक्वेंशियल ऑर्डर में चेंज किया। मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया, वो रिलेट करता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन से। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया जिसमें हमने बात की कैलकुलेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और अब हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड बात करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव केवल ये था कि हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। अब हम आगे की वीडियोस में जब कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर वही फॉलो करेंगे जो स्टेटमेंट या फॉर्मेट में होता है, लेकिन समझने के लिए मैंने चेंज किया है। एक और बात, आप सभी स्टूडेंट्स को, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो से पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देख लें जो इंट्रोडक्शन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं, जिससे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझना काफी सिंपल, काफी इजी हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। नाउ, जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा है कंप्लीट डिटेल, ये कहीं ना कहीं फॉर्मेट है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, जैसा हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे बनाना है। हमने यहां पर जिस फॉर्मेट को बोर्ड पर बनाया है, या जिस फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसे हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अब फॉर्मेट शुरू करने से पहले एक बार हम दोबारा से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने पढ़ा है, दे आर सेड टू बी द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग और रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। These are the activities which are held responsible generally for the calculation of net profit or net loss। यही एक्टिविटीज रिलेट करती हैं हमारे नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन से। ये बिजनेस की मेन एक्टिविटीज हैं जिस वजह से बिजनेस किया जाता है। प्राइम एक्टिविटीज हम बोल सकते हैं, लाइक एक मैन्युफैक्चरर के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एक
ट्रेडर के लिए परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दे आर सेड टू बी द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। लाइक एक एसी मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोड्यूसिंग ऑफ एसीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीज, purchasing of raw material related to that, selling services, or we can say selling of the goods produced, that is ACs, relate करेगा प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस से। हम इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट मेड अगेंस्ट सैलरीज, अगेंस्ट रेंट ऑफ द बिल्डिंग, वेजेस एंड ऑल, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो रूटीन वे पर हम एक्सपेंसेस और इनकम करते हैं, जनरेट करते हैं, वो सब हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटीज हैं और उन्हीं का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है टू कैलकुलेट, टू जनरेट द नेट प्रॉफिट इन अ बिजनेस। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। हम किस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। जैसा मैंने अभी पहले भी बोला, यहां पर हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस एक्टिविटीज की। तो शुरू करते हैं फॉर्मेट को लेकर। प्लीज बोर्ड पर देखिएगा, हमने यहां पर सबसे पहले लिखा है ए में हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए, अगर हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इसका मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज वेल एज बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो सकता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए, होता क्या है, हम सभी लोग जानते हैं एक बिजनेस में, स्पेशली अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक अकाउंट और प्रिपेयर करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है और वहीं पर हम नेट प्रॉफिट को अलग अलग जगह पर उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग रिजर्व्स में, ठीक है, अलग अलग प्रोविजंस में। वहां पर हम उस अमाउंट में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना अमाउंट अलग करते हैं। तो ये सारा काम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, विच इज नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू। हमें वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से ना हमारा इनकम टैक्स, ना ही कोई एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारा पे हुआ हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक एक कंपनी ने, एक बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेशन पे किया अगेंस्ट वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये वो खर्चे होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस में या नॉर्मल रूटीन बिजनेस में ना तो खर्चे होते हैं, और अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की बात करें
तो ना ही ये ऐसी इनकम्स होती हैं जो रूटीन बिजनेस में जनरेट हो। ये डिपेंड करते हैं सरकमस्टेंसेस के बेसिस पर, एक्सपेंसेस या इनकम दोनों ही। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से ना टैक्स माइनस हुआ हो। मैं यहां इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। किसी भी तरीके का एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे रिजर्व्स में बटा हो चाहे डिविडेंड में बटा हो, नहीं होना चाहिए। एज वेल एज कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर, उसका भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। हमें वो नेट प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट की हमें कैलकुलेशन करनी होगी। अगर ये नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गिवन नहीं है तो हमें स्टेटमेंट से अलग वर्किंग नोट्स में इसकी कैलकुलेशन करनी होगी, जो मैंने अलग से यहां पर ए लिखकर कैलकुलेट किया है। दिस प्रोसेस इज बेसिकली हैज टू बी डन इन वर्किंग नोट्स सेपरेटली। कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने लिया है नेट प्रॉफिट का बैलेंस। बैलेंस इन दी सेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रीवियस ईयर का बैलेंस, हमें गिवन है करंट ईयर का बैलेंस। दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। वी कैन से कि अगर 2019 का हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, हमें 2020 का बैलेंस गिवन है, तो हम उसका डिफरेंस लेंगे। दैट इज करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस, जिसे हम बोलते भी हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो वो बैलेंस हमें लेना होगा। वो बैलेंस का मतलब है कि हमने उस बैलेंस को या उस प्रॉफिट की अमाउंट को जो हमने लिया है फ्रॉम दी बैलेंस शीट्स, बहुत सारे हमने उसमें एडजस्टमेंट कर रखे हैं रिलेटेड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशंस। तो उन सबको हमें एडजस्ट करना है। कैसे करना है देखते हैं। अगर हमने कोई भी अमाउंट किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया है, लाइक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट का अमाउंट आया 1,00,000 रुपए, आपने 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अगर ऐसा कोई ट्रांसफर किया है तो आप उसे वापस नेट प्रॉफिट में ऐड कीजिए। रीजन, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, इससे कैश का फ्लो नहीं होता। इट इज जस्ट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट की अमाउंट को बिजनेस में ही अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कैश के फ्लो को इफेक्ट नहीं करता। इसीलिए जो हमने खर्चे की तरह से, एक्सपेंसेस की तरह से हमने प्रॉफिट की अमाउंट को जहां जहां कम किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो सारे ही एक्सपेंसेस टाइप हमें ऐड करने हैं, सो दैट हमें वो प्रॉफिट मिल पाए जो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हमने अगर कोई भी रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है, लाइक डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व जैसा मैंने बोला, तो ऐड कर लीजिए। आगे लिखा है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर।
अगर आपने इस पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड पे किया है, चाहे प्रोपोज्ड डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, उस अमाउंट को भी हमें ऐड करना होगा टू दी नेट प्रॉफिट अमाउंट जो हमने बैलेंस निकाला है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर दी करेंट ईयर। अगर हमने करेंट ईयर के लिए कोई प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है, ये टैक्स पेड का अमाउंट नहीं है, इसलिए ये खर्चा नहीं है, कैश का आउटफ्लो नहीं है, केवल हमने अलग से प्रोविजन अकाउंट बनाकर उसमें अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर सी बात है, दिस अमाउंट ऑल्सो हैज टू बी एडेड टू दी नेट प्रॉफिट बैलेंस अमाउंट। ऐड कीजिए। इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने डेबिट किया है, एक्सपेंस साइड में लिखा है, P&L अकाउंट में, उसे ऐड कीजिए। मान लीजिए कोई इनकम थी, क्रेडिट साइड में लिखी थी, लेस कर दीजिए। अगर कोई टैक्स का रिफंड आपको आया है, कोई रिफंड मिला है, तो हमें उसको यहां पर लेस करना होगा, क्योंकि टैक्स जो भी पे होता है करंट ईयर में, नेट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आता है, ऑपरेटिंग में ही आएगा, लास्ट में। अभी ये आधा फॉर्मेट बनाया है, आधा मैं इसको रब करके बनाऊंगा, वहां लास्ट में आएगा। इसलिए यहां अगर कोई रिफंड आपने क्रेडिट में लिखा है तो उसे यहां पर लेस करना होगा। इसके बाद हमारा कैलकुलेट हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कहने का मतलब हुआ, अगर हमें क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट्स गिवन है, दोनों में हमें प्रॉफिट्स का बैलेंस गिवन है, तो ये वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड गिवन है। इसका मतलब ये वो प्रॉफिट का अमाउंट है जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। तो अगर ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं जिससे प्रॉफिट का अमाउंट कम हुआ है और जो कैश का फ्लो नहीं करता, तो उन्हें हमें ऐड करना है, जिसके मैंने एग्जांपल दिए। दीज ऑल आर ओनली एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर, ना खर्चा है ना इनकम। और अगर मान लीजिए कोई रिफंड है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, लेस कीजिए और हमें वो अमाउंट मिलेगा विच इज नीडेड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक और बात मैं बार बार बोल रहा हूं, हमें 2 ईयर्स के प्रॉफिट के बैलेंसेस गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है, लाइबिलिटी साइड में गिवन है, तो हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। बट मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है एज पर P&L अकाउंट, करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट गिवन है। इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट गिवन है जो P&L अकाउंट से कैलकुलेट होता है। अभी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर हम गए नहीं, वहां पहुंचे ही नहीं, हमने उस प्रॉफिट को लिया ही नहीं। जब वहां पहुंचे ही नहीं, तो अगर नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो ना हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, ना प्रोपोज्ड इंटरिम डिविडेंड का काम हुआ, ना हमारा किसी भी तरीके से कोई ट्रांसफर टू रिजर्व्स हुआ। तो उस केस में ट्रांसफर टू रिजर्व्स, डिविडेंड पेड, ये जो हमारे
दो आइटम्स हमने ऐड किए हैं वो नहीं आएंगे। तो हमें ये याद रखना होगा, हमें ये क्लियर करना होगा, अगर दो ईयर्स के बैलेंसेस के डिफरेंस से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट से निकलता है। तो मतलब सब एडजस्टमेंट हो चुका है तो ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन अगर करंट ईयर के नेट प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें नेट प्रॉफिट के अमाउंट में केवल वही एक्सपेंसेस और इनकम्स को ऐड और लेस करना है जो नेट प्रॉफिट में आती है। क्लियर है? प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड रिफंड ओनली, ये दो नहीं आएंगे क्योंकि हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट्स को दोनों तरीके से बताया और हम आगे अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से हमें क्लैरिटी होगी। तो हमारा पहला काम हो गया और वो ये, हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमें क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करनी है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का मतलब हुआ वो आइटम्स, वो एक्सपेंसेस, इनकम जिनसे कैश का फ्लो नहीं होता, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, वो कैश को इफेक्ट नहीं करते। नॉन कैश आइटम्स हम उनको बोलेंगे। और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम नहीं है, वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेट करते हैं। ऐसे अगर कोई भी आइटम्स हैं जिन्हें हमने P&L अकाउंट में इंक्लूड किया है तो क्लियर सी बात है हमें उन्हें वहां से अलग करना होगा जिससे हम वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे जो प्योरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट होगा। तो हमें करना क्या होगा, हम क्या करेंगे, उन आइटम्स का एडजस्टमेंट करेंगे जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है। मैंने लिखा है बी में आइटम्स टू बी एडेड। हमें कौन से आइटम्स को ऐड करना है, समझिएगा, हमें उन आइटम्स को ऐड करना है जो एक्सपेंसेस साइड में लिखे गए P&L अकाउंट में, डेबिट साइड में लिखे गए P&L अकाउंट में, तो उनको ऐड करना है। वो या तो नॉन कैश एक्सपेंस होंगे जो कैश को इफेक्ट नहीं करते, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा जो बाकी दोनों एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उससे रिलेट करते हैं। कौन से हैं, अगर ऐसे डेबिट में लिखे हैं तो हमें उनको ऐड करना है टू द नेट प्रॉफिट। कौन से हैं देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, ये कैश को इफेक्ट नहीं करता, डेप्ट का अमाउंट किसी को पे नहीं किया जाता, ये कैश को किसी भी तरह से ना कम करता है ना बढ़ाता है। नॉन कैश, गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा एमोर्टाइज्ड, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं तो डेप्रीसिएशन होता है। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो एमोर्टाइजेशन होता है रिटर्न ऑफ, दोनों नॉन कैश एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी वहां पर आएगा, हमने पढ़ा भी है।
इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वहीं आना चाहिए। राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन कैश, क्योंकि ऑलरेडी हम सेल और परचेज प्राइस तो इन्वेस्टिंग में लिख ही रहे हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमने प्रोविजन अकाउंट बनाया है, एक्चुअल ना तो वो बैड डेब्ट्स हैं ना डाउटफुल डेब्ट्स हैं, तो अगर इंक्रीज होता है क्लियर सी बात है नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि कहीं पर भी कोई फ्लो नहीं हो रहा। सेम वे हमें आइटम्स को डिडक्ट करना है। अब कौन से आइटम डिडक्ट करनी है? जो हमारे नॉन कैश इनकम्स हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, हमने P&L क्रेडिट साइड में लिखी है लेकिन वो कैश को इफेक्ट नहीं करती। ट्रस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम ये सब इन्वेस्टमेंट्स का रिजल्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगी। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगेन ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वहां सेल आ ही जाती है, अलग से गेन का मतलब है ही नहीं। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आप डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन बढ़ा रहे हो, डेबिट में लिख रहे हो, खर्चा कम कर रहे हो, इनकम मान रहे हो। इंक्रीज एक्चुअली में कैश का फ्लो नहीं कर रहा, डिक्रीज भी नहीं कर रहा। इनकम है तो लेस कीजिए, एक्सपेंस है तो ऐड कीजिए। हमने क्या करना है? हमें इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो P&L अकाउंट डेबिट साइड में लिखे गए ऐड कर दीजिए, इनकम्स जो लिखी गई लेस कर दीजिए। ऐसा करने के बाद जो हमारा कैलकुलेट होगा हम उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इस कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट कर पाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट which is said to be a result of operating activities only, क्योंकि यहां ना तो हमने नॉन कैश को इंक्लूड किया ना नॉन ऑपरेटिंग को, लेकिन अभी यहां लिखा है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो अभी हमें यहां पर वर्किंग कैपिटल का भी ट्रीटमेंट करना है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का। तो अब हम उसे देखते हैं। तो अभी हमने डी को कैलकुलेट किया A प्लस बी माइनस सी, इस नेट प्रॉफिट में ये ऐड किया, ये लेस किए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, आगे के फॉर्मेट की, और फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे की। हमने कैलकुलेट किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जैसा मैंने अभी भी बोला, हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को भी यहां इंक्लूड करेंगे, दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों ही हमारी रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज का ही पार्ट है। हमें क्या करना है? अब हमने लिखा है ई में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, हमें उसमें ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एज वेल एज इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अगर हमारी करंट एसेट्स कम हो रही हैं या हमारी करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं,
तो हमें उसे ऐड करना है टू द नेट प्रॉफिट। ऐड करना है, रिपीट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। मैं एक एग्जांपल देता हूं ये समझाने के लिए कि ऐसा क्यों है। लेट्स सपोज हमारी करंट एसेट्स कम हो गई, प्रीवियस ईयर में ज्यादा थी, करंट ईयर में कम हो गई, या ओपनिंग बैलेंस ज्यादा था, क्लोजिंग कम हो गया। अब एक बात हम जानते हैं, हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को अलग लिखते हैं क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बना रहे हैं। हम कैश को या उसके किसी इक्विवेलेंट को, भले वो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते, तो हम उन्हें सेपरेटली ट्रीट करते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर में हमारी इन्वेंट्री स्टॉक का अमाउंट 30,000 था, करंट ईयर में वो इन्वेंट्री या स्टॉक का अमाउंट 10,000 रह गया। इसका मतलब हमारी करंट एसेट लाइक इन्वेंट्री या स्टॉक जो हमने बोला वो 30,000 से 10,000 हो गया। इट मीन्स 20,000 रुपए स्टॉक का अमाउंट कम हो गया। अब स्टॉक का अमाउंट अगर कम हुआ तो ये इंडिकेट क्या करता है कि हमारा स्टॉक सेल हुआ, हमारी इन्वेंट्री सेल हुई, और अगर हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री बिकी तो पैसा आया होगा, कैश का इनफ्लो हुआ होगा, पॉजिटिव है। दैट इज वाई हमने उसे कर लिया ऐड। और मान लीजिए वही हमारा स्टॉक जो 30,000 का स्टॉक है, अगर वो 50,000 का हो जाता, मीन्स 20,000 बढ़ जाता, इट मीन्स हमने स्टॉक को खरीदा है। 20,000 का स्टॉक पूरे साल में ज्यादा खरीदा गया है। इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश कम होगा, हमने उसको किया है लेस। इसीलिए डिक्रीज इन करंट एसेट इनफ्लो दिखा रहा है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, इन्वेंट्री को लेकर ऐड होगा, और इंक्रीज इन करंट एसेट कहीं ना कहीं आउटफ्लो इंडिकेट कर रहा है। जो एग्जांपल दिया तो हमने उसको लेस करना है। इसी तरीके से हम इसका रिवर्स मान सकते हैं करंट लाइबिलिटीज में। अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रही हैं, तो ऐड करना है, और डिक्रीज हो रही हैं करंट लाइबिलिटीज तो लेस करना है। क्योंकि करंट लाइबिलिटीज अगर हमारी कम हो रही हैं, इट मीन्स हम उनका पेमेंट कर रहे हैं, आउटफ्लो होगा, लेस होगा। और इसी का ऑपोजिट अगर हमारा इनफ्लो हो रहा है तो हमें उसको करना है ऐड। तो ये वजह है जिसके कारण हम यहां पर ये ऐड और लेस कर रहे हैं अबाउट द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अब हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हमने क्या किया, हमने जो डी में निकाला, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकाला, उस डी को हमें डी प्लस ई किया, माइनस एफ किया, तो कैलकुलेट हुआ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमें करना है इनकम टैक्स पेड। मैंने शुरू में ही आपको बोला कि हम इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट अलग से करते हैं, सेपरेट अमाउंट का करते हैं। जितना हमने इनकम टैक्स पे किया है पूरे साल करंट ईयर में, मैंने यहां नेट इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि हमें वो अमाउंट लेना है विच इज एक्चुअली पेड आफ्टर कंसीडरिंग द रिफंड अमाउंट। अगर रिफंड कुछ हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट अमाउंट पेड है वही लिखना है। इसीलिए मैंने
वहां पर बोला था जब हम लोग बात कर रहे थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेशन की, इसलिए मैंने बोला था वहां अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है तो ऐड कीजिए और रिफंड है तो लेस कीजिए, क्योंकि यहीं पर हम उसका फाइनल ट्रीटमेंट करती हैं। इसके बाद हमने लिखना है लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का हमने कोई पेमेंट किया है तो लेस कीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव है यूज्ड इन, अगर नेगेटिव है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेशन का फॉर्मेट लास्ट में कराने की यही वजह थी कि आप लोग पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग समझ पाए, क्योंकि वहां पर हम सीधे तौर पर बात करते हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, जबकि ऑपरेटिंग को कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा उनसे अलग है, थोड़ा लेंदियर प्रोसेस है। तो अगर हमने वहां वो समझ लिया तो यहां हमें इसे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम बात करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम की तो हमें क्लैरिटी होगी कि ये इन्वेस्टिंग का है, ये फाइनेंसिंग का है, क्योंकि हमने वहां उसे समझा होगा। तो अगर मैं फॉर्मेट को दोबारा से इन शॉर्ट बोलूं तो हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है, और उसका कैलकुलेशन हमें सेपरेट करना होगा एज वर्किंग नोट्स। उसमें भी दो केसेस मैंने आपको बताए। अगर करंट ईयर का आपको गिवन होता है करंट ईयर का नेट प्रॉफिट, इसका मतलब एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स अभी उसमें नहीं की गई, तो ना ही हमें डिविडेंड्स और ना ही हमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स का कोई ट्रीटमेंट उसमें करना है, क्योंकि अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना या हमने उस प्रॉफिट को अभी नहीं लिया। अगर मान लीजिए हमें दो अलग अलग बैलेंस शीट्स के प्रॉफिट गिवन है, हम वहां से डिफरेंस अमाउंट ले रहे हैं, मतलब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वहां पर एप्रोप्रिएशंस किए गए हैं, तो हमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स अगर कुछ हुए हैं, डिविडेंड्स कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट करना है, उन्हें ऐड करना है बैक टू दी नेट प्रॉफिट अमाउंट। जो हम ये कैलकुलेट करेंगे इसमें हमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है, एक्सपेंसेस को ऐड जो पी एंड एल डेबिट में लिखे गए और इनकम्स को लेस जो पी एंड एल क्रेडिट में लिखे गए। कैलकुलेट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हमें उसमें ट्रीटमेंट करना है वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का, जो मैंने आपको बताया विद रीजन एग्जांपल देकर कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई भी हमने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है आफ्टर टेकिंग द रिफंड अमाउंट इनटू कंसीडरेशन वो लेस कर दीजिए, कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको लेस कर दीजिए, और कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट होगा। सो दिस इज ऑल said to be the complete description along with format in detail relating to cash flow from operating activities। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।